आप लोग जानते हैं कि नोटिफिकेशन आना था मार्च में, लेकिन नोटिफिकेशन डिले हो गया। तो आपने सर्वे का एक सेक्शन बना लिया, तो सर्वे का चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 के 5 साल पीवाईक्यूज एक बार सॉल्व कर लिए, चैप्टर 2 के कर लिए, सारे चैप्टर्स के एक एक बार सॉल्व कर लिए। और अगर आप मौका समझेंगे ना, तो आप उस राह पे चल पाएंगे कि कैसे आप उस अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हो। तो अब आप देखिए इस टेबल से कितना क्लियर हो रहा है कि मैंने कितनी चीजें पढ़ी है, क्या मेरे वीक कॉन्सेप्ट्स है, किन पर मुझे काम करना है। जिसमें मुझे दिख रहा है, साफ नजर आ रहा है कि यार ये सब्जेक्ट मैंने कम पढ़ा है, मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। तो यहाँ से समझ आ जाएगी जब पढ़ने बैठना है तो क्या पढ़ना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिमरन कपूर और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स के बारे में जो लोग भी इस बार एसएससी जेईई एग्जाम पर टारगेट कर रहे हैं, यानी कि आपका टारगेट है एसएससी जेईई 2026 एग्जाम को क्रैक करना। आप लोग जानते हैं कि नोटिफिकेशन आना था मार्च में, लेकिन नोटिफिकेशन डिले हो गया। और इस डिले होने की वजह से कुछ स्टूडेंट्स तो इस कंफ्यूजन में हैं कि हम लोग एलिजिबल होंगे या नहीं, तो हम पढ़ाई करें या नहीं करें। और कुछ स्टूडेंट्स ने नोटिफिकेशन डिले होने की वजह से एक लीनियंसी ले आई है कि यार पेपर तो आगे हो गया, जब नोटिफिकेशन आएगी तब हम देख लेंगे, तब हम पढ़ना शुरू कर देंगे वापस से। तो मेनली आप लोगों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा टाइम हमें मिला है, इस एक्स्ट्रा टाइम को हम कह सकते हैं ये गेम चेंजर बन सकता है हमारी सिलेक्शन में। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपकी सिलेक्शन में आपको हेल्प कर सकती है, वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो अगर आप लोग भी एसएससी जेईई 2026 क्रैक करना चाहते हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो आपकी तैयारी में काम आएंगी। तो सबसे पहली बात आती है फर्स्ट कैटेगरी के वो स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में है, सोच रहे हैं हम एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, तो हम क्या करें। देखिए एसएससी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपने बीटेक और डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो, और अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो और आपका रिजल्ट आ गया है उस डेट तक जब एसएससी के फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है, तो आप लोग एलिजिबल हो। तो अभी एलिजिबिलिटी की परेशानी की वजह से अपनी तैयारी मत रोकिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर अपने एंड से क्या कर सकते हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आए हम उस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं कि अगर हम इस बार एलिजिबल हैं और इस बार एलिजिबल हुए तो क्या मैं इतनी तैयारी कर चुका हूं कि अगर अब मैं पेपर देने बैठूं तो मैं एग्जाम निकाल सकता हूं। तो जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और अब नोटिफिकेशन की वजह से सोच रहे हैं क्या करें, नहीं आया, पहले आया, एलिजिबल होगा या नहीं होगा, ये सब मत सोचिएगा। अपने टाइम को इन सब चीजों की वजह से वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हो गए तो क्या आप तैयार हैं अपने एग्जाम के लिए, ये सोचिएगा। अगर एक बार ये सोचोगे तो मन में क्वेश्चन आएगा कि यार मेरी तैयारी कहाँ पर कमी रह गई है, और आपको उस कमी पर काम करना है। और दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट जो लीनियंट हो गए हैं कि नोटिफिकेशन डिले हो गया, जब डेट आएगी, जब पता चलेगा फॉर्म कब भर रहे हैं, तब थोड़ा सीरियस होंगे। तो आप लोगों को अभी सीरियस हो जाने की जरूरत है। क्यों? एसएससी का अगर इस बार का पेपर देखोगे ना, सीबीटी 2 का पेपर एक बार देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर का लेवल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बढ़ गया है। तो हम ऐसे हल्के में किसी एग्जाम को नहीं ले सकते, और आप जानते हैं कितना कंपटीशन है, कितनी कट ऑफ जाती है। अगर आपने सीबीटी 1 में अच्छे मार्क्स ले आए ना, तो सीबीटी 2 में आपको टेंशन नहीं होगी, एक स्ट्रेस नहीं होगा कि यार इतने नंबर मुझे लाने हैं। तो टारगेट रखो कि सीबीटी 1 में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अच्छा स्कोर करना है। आप में से जो लोग भी अपना फेवरेट डिपार्टमेंट चाहते हैं एसएससी जेईई एग्जाम को क्रैक करके, तो ये जो टाइम आपको एक्स्ट्रा मिला है, देखो जब नोटिफिकेशन डिले होता है तो फॉर्म फिलिंग की डेट आगे जाएगी, और फिर ऑब्वियस सी बात है आपका पेपर भी आगे जाएगा। और अगर आपको 40-50 दिन एक्स्ट्रा मिल गए, वो 40-50 दिन में सोचिएगा, जो लोग कुछ सब्जेक्ट्स छोड़कर जाने वाले थे कि नोटिफिकेशन आ जाता, पेपर मई में हो जाता, तो आपने सोचा होगा कि यार ये तो सब्जेक्ट मुझसे नहीं हो रहा है, मैं छोड़कर चले जाता हूं। आप इन डेज में वो सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, उस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो। और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी ऑलरेडी कर ली है और सोच रहे हैं कि यार थोड़ा रिवीजन का टाइम मिल जाता, मिल गया आपको टाइम। ये 40-50 दिन वो है जिसमें आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें आप अपने मॉक टेस्ट लगा सकते हो, अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। तो 40-50 डेज ना बहुत ज्यादा टाइम है किसी सब्जेक्ट पेंडिंग को कवर करने के लिए, कोई वीक सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए, और रिवीजन के लिए, मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप लोगों को इस टाइम पर लीनियंस नहीं होना है, इस टाइम का फायदा उठाना है। अब देखिएगा, आप में से जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, आपको एक कंफ्यूजन रहता है कि मैम जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम पढ़े क्या, कहाँ से शुरू करें।
तो ये कंफ्यूजन आप इस तरीके से दूर कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट टिप है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप एक अलग से एक नोटबुक खरीद लीजिए, ठीक है, 50-100 पेजेस वाली में काम बन जाएगा। उस नोटबुक में आपने क्या करना है, एक टेबल बनाना है। उस टेबल में आप क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स लिख लेंगे जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की है, जैसे आपने तो सारे सिविल के सब्जेक्ट्स लिख लिए। अब सारे सब्जेक्ट्स लिख लिए, अब जैसे जैसे आप सब्जेक्ट कवर करते जा रहे हो, आपने उसके एसएससी जेईई के 5 साल पीवाईक्यू करने ही करने हैं। मतलब ये तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है कि मैं ये ना करके जाऊं एग्जाम में जाने से पहले। तो आप एसएससी जेईई के 5 साल के पीवाईक्यूज जब लगाओगे, जिस सब्जेक्ट के आपने सॉल्व किए एक सिंगल टिक लगा लो, एक बार सॉल्व कर चुके हो। अगर दूसरा बिल्डिंग मटेरियल सॉल्व किया, सर्वे किया, एक बार सॉल्व किया, एक सिंगल टिक लगा लिया। तो मेरे पास पहला टारगेट होना चाहिए इन सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स के एक एक सिंगल टिक इस पूरे टेबल में होने चाहिए। जहां एक भी टिक नहीं लगा, मेरा वो वीक टॉपिक है, इसका मतलब मैंने उस पर काम नहीं किया। तो अगली बार जब मैं पढ़ने बैठूंगा, जिसमें मुझे दिख रहा है, साफ नजर आ रहा है कि यार ये सब्जेक्ट मैंने कम पढ़ा है, मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। तो यहां से समझ आ जाएगी जब पढ़ने बैठना है तो क्या पढ़ना है। अब जो ये सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, इनको इंडिविजुअल एक एक टेबल में बांट लो। उस नोटबुक में कुछ कुछ सेक्शंस बना लो। जैसे आपने सर्वे का एक सेक्शन बना लिया, तो सर्वे का चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 के 5 साल पीवाईक्यूज एक बार सॉल्व कर लिए, चैप्टर 2 के कर लिए, सारे चैप्टर्स के एक एक बार सॉल्व कर लिए। सेकेंड टाइम फिर से पीवाईक्यू सॉल्व करो, 2 बार पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, 2 सिंगल टिक। जब पीवाईक्यू सॉल्व किए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल गए कि यार इनसे तो एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अगर लग रहा है आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रहता, कोई कॉन्सेप्ट आपको मुश्किल लगता है, राइट डाउन योर मिस्टेक्स एंड वीक टॉपिक्स। इसी टेबल के नीचे लिख लो वो टॉपिक का नाम कि यार ये नहीं होता, इसके न्यूमेरिकल नहीं आते, ये वन लाइनर की तरह ये डाटा याद नहीं होता, ये टेबल याद नहीं होता। तो इसी टेबल के नीचे वो डाटा लिखते जाओ जो आपके लिए वीक पॉइंट है, क्योंकि वो आपको अब पता रहेगा कि मेरा वीक पॉइंट है। जब मैं इस कॉपी को खोलूंगा तो उसमें वो सारी चीजें लिखी होंगी जो मुझे बार बार पढ़नी है, क्योंकि मेरा मकसद है उस वीक को स्ट्रांग बनाना एग्जाम में जाने से पहले। तो ये अगर आप इस पैटर्न में पढ़ाई करते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को एनालाइज कर पाओगे कि किस लेवल पे है, किस सब्जेक्ट पर काम करने की जरूरत है, किस चैप्टर पर काम करने की जरूरत है। अब आप जब पीवाईक्यू कर चुके हो ना 5 साल के 2 बार, तो कॉन्फिडेंस अच्छा खासा आ जाएगा। उसके बाद आप स्टेट के एजेई के जो बाकी के पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। पहले तो ये दोनों जरूरी हैं करने। उसके बाद जैसे आपने कोई सब्जेक्ट है, फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, आप जब इसके रिवाइज करोगे, आपने फॉर्मूलाज या शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, तो जब आप शॉर्ट नोट्स से उनका रिवीजन कर रहे हो, तो आपने कितनी बार इस सब्जेक्ट को रिवाइज कर लिया है वो आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो। तो अब आप देखिए इस टेबल से कितना क्लियर हो रहा है कि मैंने कितनी चीजें पढ़ी है, क्या मेरे वीक कॉन्सेप्ट है, किन पर मुझे काम करना है। लास्ट स्टेप आता है मॉक टेस्ट, जो पेपर में जाने से पहले आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जब आप मान लीजिए एक सब्जेक्ट को आपने पढ़ लिया, आपने इसका एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाया, तो यहाँ पर आपने लिखी डेट कि भाई किस दिन मॉक टेस्ट लगाया, टोटल में से कितने मार्क्स आए। और जब मार्क्स लिख रहे हो उसमें जो गलतियां हुई, जहां पर भी आपने उस मॉक टेस्ट में गलतियां की, वो अपनी मिस्टेक्स और अपने वीक टॉपिक्स इसी टेबल के नीचे लिखते जाइएगा। तो एक कॉपी को नंबर ऑफ सेक्शंस में बांट लो और उस सेक्शन में आप अपना इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस करते जाइए। तो पेपर में जाने से पहले ये नहीं पता मतलब होता हमें कि हम क्या पढ़ें, क्या रिवाइज करें, समझ नहीं आ रहा, इतने सारे नोट्स हैं। ये एक वो कॉपी बन जाएगी जो आप लोगों की उस एग्जाम में जाने से पहले, उस एग्जाम वाले दिन से पहले आपकी रिवीजन में हेल्प करेगी। क्योंकि यही तो है हमारे वीक पॉइंट्स, जो हमें आज याद है वो तो हमें पेपर वाले दिन भी याद होगा। होपफुली इस तरीके से चलोगे तो आपकी हेल्प होगी। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगता है आप अपना सकते हो, नहीं लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनली आज का सेशन आपके लिए इसलिए था क्योंकि अगर आप लीनियंट हो गए हैं, जो कि मुझे लग रहा है, कुछ स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई, तो देखिएगा ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी सीट कोई और ले जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि यार कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कैसे करेंगे, मतलब वो नेगेटिविटी में ही रह जाते हैं। देखो कंपटीशन ना हर एक फील्ड में ज्यादा है, ये सिर्फ इसी एसएससी जेईई एग्जाम में ज्यादा नहीं है। आप बैंक का एग्जाम दीजिए, कोई और एग्जाम दीजिए, गेट का एग्जाम दीजिए, हर एक में कंपटीशन है। एग्जाम छोड़िए, अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनते हो उसमें भी कंपटीशन है। आप कोई भी एक ऐसी चीज नहीं बता सकते जहां कंपटीशन नहीं है। अब इस कंपटीशन को मैं कंपटीशन की तरह देखूं और मैं अपना मन उदास करके बैठ जाऊं, या मैं इस कंपटीशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखूं और उस अपॉर्चुनिटी को कैसे गेन करना है मैं ये सोचूं, मेरे पास चॉइस है। एक ही चीज को देखने के दो तरीके हैं।
अब आप या इसे कंपटीशन देखकर मन छोटा कर लीजिए कि यार बहुत है, मुझसे नहीं होगा, कैसे होगा, या फिर आप इसको एक मौका समझिए जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और अगर आप मौका समझेंगे ना, तो आप उस राह पे चल पाएंगे कि कैसे आप उस अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है कि आपने पॉजिटिविटी में रहना है या नेगेटिविटी में रहना है। ये पूरी चॉइस आप लोगों की है। वो कहते हैं ना कि किसी को वहां एक पत्थर दिखा और किसी को उस पत्थर में भगवान दिखा। तो एक ही बात है, आपने इस चीज को क्या समझा, सेम वही है। तो मैं आप लोगों के लिए बस एक ये याद दिलाने आप लोगों के लिए याद दिलाने आप लोगों को आई हूँ कि भाई आप लोगों को ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, जो 40-50 दिन पेपर आगे जाएगा, मैं 40-50 एवरेज कह रही हूँ, मुझे किसी ने बताया नहीं है, पर नोटिफिकेशन आगे जाता है तो एग्जाम आपका आगे शिफ्ट होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो वो जो आपको कुछ एक्स्ट्रा डेज मिले हैं, उनको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि पेपर निकाल कर बिल्कुल आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आप अपने परिवार की जिंदगी बदल सकते हैं। आप लोग जानते हैं, ये बात आपने बहुत बार सुनी भी होगी और बहुत सारे लोगों को जब जई बनते देखा होगा, तो आप ये समझ भी जाएंगे कि सच में फैमिली की जो कंडीशन है वो हम चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट से हमारा मिलना हुआ जो एसएससी आरआरबी क्रैक किए हैं, कुछ ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर कोई भी अभी तक सरकारी इंजीनियर तो क्या, कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करता था, और वो स्टूडेंट्स पहले अपने गांव के, अपने उस परिवार के पहले इंजीनियर बने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने कहीं ना कहीं वो जो ट्रेंड चला आ रहा था परिवार का, उसको तोड़कर, उसको ब्रेक करके एक मिसाल बना दी है कि नहीं, अपनी जो लाइफ है हम वो चेंज कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो आप लोग जो ये एक्स्ट्रा डेज मिले हैं, सीरियस हो जाओ। पेपर का लेवल अच्छा है, ऊपर ऊपर से पढ़ के पेपर नहीं निकलेगा, एक बार सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। वीक सब्जेक्ट्स अगर आपके हैं, उनको स्ट्रांग बनाने पर काम कीजिएगा। जो सब्जेक्ट प्लान किया था छोड़कर जाऊंगा, उसको बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है। एक्स्ट्रा डेज जो आपको मिले हैं उसको कवर करके जाइएगा, और जिसने सब कुछ पढ़ लिया है आप लोग रिवीजन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम आज इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है सिमरन मैम PW, जहां आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। और आपको एसएससी जेईई एग्जाम रिगार्डिंग अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप वो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के पूछ सकते हैं। पर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और सीरियस हो जाइए, बिल्कुल लीनियंट नहीं होना है। आपने इस बार एग्जाम जरूर क्रैक करना है। और आप लोगों को एसएससी जेईई में एलिजिबिलिटी या डिपार्टमेंट्स रिगार्डिंग अलग से वीडियोस चाहिए, वो भी मुझे बताइएगा जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे किसी एनी अदर वीडियो में। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको आज जितनी बातें मैंने यहाँ पर बताई, कोई ना कोई बात तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी और वो आपकी तैयारी में हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।